वेलकम टू टारगेट भी सरकारी जॉब स्टडी फ्रॉम मिस के एरिया। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। यहाँ पे आपको 20 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, जिससे आपके टीटी सीटेट दोनों में कामयाब होंगे। अब हम आपका समय बर्बाद करते हुए ना हम चल रहे हैं प्रश्न नंबर 1 की ओर। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। क्या कहलाता है? तो संवेदना, अभिप्रेरणा या प्रत्यक्ष ज्ञान या कल्पना। तो पूर्व ज्ञान का बिल्कुल संवेदना का अर्थ प्रदान करने वाला होता है वो। इसका बिल्कुल तीसरा सही है। प्रश्न नंबर 1 का सही है, यानी प्रत्यक्ष ज्ञान बिल्कुल राइट आंसर। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2, 5 वर्ष की मोहन की आयु नहीं सॉरी 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष से उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी, या बुद्धि लब्धि कितनी होगी? 160, 150, 140 और 120। तो इसकी 5 वर्ष की आयु की 8 वर्ष के इसकी बुद्धि लब्धि होगी तो 160 होगी। है बिल्कुल राइट आंसर है। उसका दूसरे का बिल्कुल राइट आंसर है कि एक बालक जब उसकी मानसिक आयु 8 वर्ष होती है तो उसकी बुद्धि लब्धि 160 होती है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। हमारा वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। और मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, एक तो लाइक तो बनता ही है। तो प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी थी? शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी थी? तो गार्डन ने दी थी, सीरियल बर्ट ने दी थी, या सोनेल ने दी थी, या चौथा बर्टन हॉल ने दी थी। तो प्रश्न नंबर 3 का दूसरा बिल्कुल सही है। जो सीरियल बर्ट थे इन्होंने शैक्षिक लब्धि की अवधारणा दी थी। बिल्कुल राइट आंसर इसका तीसरा, यानी तीसरा का दूसरा सही है, बिल्कुल राइट आंसर। अब चलते हैं प्रश्न नंबर चौथे की ओर। निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषता से भिन्न है? निम्न में से एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है। तो विश्वसनीयता या वस्तुनिष्ठता या वैधता या अभिक्षमता। तो प्रश्न नंबर 4 का बिल्कुल यानी चौथा से जो अभिक्षमता होती है वो उत्तम परीक्षण की विशेषता से भिन्न है, और बाकी सब भिन्न नहीं है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। अब प्रश्न नंबर 5, निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत है? निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? तो एक तत्व सिद्धांत, द्वितत्व सिद्धांत, प्रत्यागमन या सिद्धांत, या बहुतत्वगमन सिद्धांत। तो इसमें प्रश्न नंबर 5 का इनको बिल्कुल राइट आंसर है, प्रत्यागमन है सिद्धांत। ये बिल्कुल सही है, ये बुद्धि का सिद्धांत नहीं। बाकी सब एक तत्व सिद्धांत, द्वितत्व सिद्धांत और बहुतत्व सिद्धांत, ये तीनों बुद्धि के सिद्धांत हैं, लेकिन ये प्रत्यागमन सिद्धांत ये नहीं है। बिल्कुल ये इसका 5 का तीसरा सही है। अब चलते हैं हम प्रश्न नंबर 6 की ओर। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। प्रश्न नंबर 6, निम्न में से कौन सा एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो एड्रिनल ग्रंथि, लार ग्रंथि और पीयूष ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि। तो प्रश्न नंबर 6 का बिल्कुल राइट आंसर है, लार ग्रंथि जो होती है यह अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, जबकि जो पीयूष ग्रंथि होती है वो एड्रिनल ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि ये दोनों पर ये ग्रंथि कार्य करती है। तो इसका यानी प्रश्न नंबर 6 का बिल्कुल सही है, लेकिन जो पीयूष ग्रंथि है इसके अंतर्गत एड्रिनल ग्रंथि है नंबर 1 पर है, जो एड्रिनल ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि ये दोनों पर ये पीयूष ग्रंथि है, ये कार्य करती है। तीसरे नंबर पर जो पीयूष ग्रंथि है ये बिल्कुल दोनों पे कार्य करती है पूर्ण रूप से, तो इसको भी याद रखें। लेकिन प्रश्न नंबर 6 का यानी दूसरा बिल्कुल सही है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7, पियाजे के अनुसार
संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है? तो पूर्व संक्रिया की अवस्था, ज्ञानेंद्रिय अवस्था, पूर्व संक्रिया की अवस्था या मूर्त संक्रियता की अवस्था। तो प्रश्न नंबर 7 का बिल्कुल राइट आंसर है पूर्व संक्रिया की अवस्था है, ये बिल्कुल राइट आंसर है। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 2 जो पियाजे ने दिया था, ये पूर्व संक्रिया की अवस्था पर अपना द्वितीय सिद्धांत दिया था। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? पावला ने किया था या थार्नडाइक ने किया था या स्किनर ने किया था या कोहलर ने किया था? जो क्रिया प्रसूत अनुकूलन का सिद्धांत था वो स्किनर ने दिया था, बिल्कुल इसका राइट आंसर है, क्योंकि इन्हीं ने क्रिया अनुबंधन संबंधी, क्रिया प्रसूत अनुबंधन संबंधी सिद्धांत दिया था और क्रिया अनुकूलन सिद्धांत का भी प्रतिपादन इन्होंने किया है। जो स्किनर है, ये प्रश्न नंबर 8 के तीसरे के स्किनर बिल्कुल राइट आंसर है। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? वंशानुक्रम, वातावरण, खेल तथा व्यायाम, उपरोक्त सभी। तो प्रश्न नंबर 9 का यानी चौथा बिल्कुल सही है, राइट से उपरोक्त सभी। वंशानुक्रम भी, वातावरण भी और खेल तथा व्यायाम, ये तीनों शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं, लेकिन ये और शैक्षिक भी में ये बाधक होते हैं, शैक्षिक अनुबंधन में भी ये बाधक होते हैं, ये भी याद रखना। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10, चिंतनशील सोच की चर्चा इनमें से किसने की थी? जो चिंतनशील सोच की चर्चा इनमें से किसने की थी? तो ड्यूवे ने की थी या रास ने की थी या वुडवर्थ ने की थी या ड्रेवर ने की थी? जो चिंतनशील सोच की चर्चा की थी वो ड्यूवी थे, जिन्होंने चिंतित सोच की चर्चा की थी, बिल्कुल राइट आंसर है 10 का यानी पहला। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। प्रश्न नंबर 11 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन सी शामिल नहीं है? जो आगमनात्मक तर्क के स्तरों में से कौन सी शामिल नहीं है? तो अवलोकन, कल्पना, प्रयोग, सामान्यीकरण। तो प्रश्न नंबर 11 का दूसरा बिल्कुल सही है। जो कल्पना होती है वो आगमनात्मक तर्क के स्तरों में शामिल नहीं होती है और बाकी सब शामिल हैं। प्रश्न नंबर 12, सीखी गई बात को धारण करने और पुनः स्मरण करने में असफल होता है। सीखी गई बात को धारण करने और पुनः स्मरण करने में असफल होना क्या कहलाता है? तो विस्मरण कहलाता है, स्मरण कहलाता है या चिंतन कहलाता है या धारण कहलाता है? तो सीखी हुई बात का जो पुनः स्मरण करने में असफल होता है वो चिंतन कहलाता है, बिल्कुल राइट आंसर इसका है 12 का। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को समझ ना आए तो वीडियो आप लोग यानी कमेंट हमारे चैनल पे जाके कमेंट ज़रूर करें, तो उस पर हम आपको कुछ सहायता प्रदान कर सकेंगे, या आपको कोई क्वेश्चन में अगर डाउट लगे तो भी आप हमको कमेंट कर सकते हैं। अब प्रश्न नंबर 13 की ओर हम चलते हैं। पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए माने जाते हैं? भाषा विकास, संज्ञानात्मक विकास, यौन विकास, सामाजिक विकास। तो जो पियाजे हैं वो यानी संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं। इसका प्रश्न नंबर 13 का बिल्कुल दूसरा सही है, संज्ञानात्मक विकास है वो का सिद्धांत इन्होंने ये पियाजे ने दिया था और इसी का इन्होंने अध्ययन किया था। अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित हैं? अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित हैं? तो व्यवहारात्मक विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत से, विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत से या चौथा सामाजिक अधिगम सिद्धांत से। तो प्रश्न नंबर 14 का बिल्कुल यानी चौथा सही है। जो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है वो अल्बर्ट बंडूरा ने का प्रतिपादन किया है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन अल्बर्ट बंडूरा ने किया है
और यही प्रश्न नंबर 14 का यानी चौथा बिल्कुल राइट आंसर है। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? ऊर्ध्व कहते हैं, ऊर्ध्व अंतरण कहते हैं, क्षैतिज अंतरण कहते हैं, या द्विपार्श्व अंतरण कहते हैं, या ऊपर में से कोई नहीं है। तो प्रश्न नंबर 15 का द्विपार्श्विक अंतरण कहते हैं। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर है। जब एक भाग ने मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का दूसरे भाग में जो ट्रांसफर यानी इससे स्थानांतरण हो जाता है तो हम इसे द्विपार्श्विक अंतरण कहते हैं। प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 की ओर चलते हैं कि मानसिक आयु का प्रत्यय दिया जाता है। मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था, किसने दिया था? स्टर्न ने दिया था, टर्मन ने दिया था, श्रील ने दिया था, या बिनेश साइमन ने दिया था? तो प्रश्न नंबर 16 का बिल्कुल सही है। चौथा जो बिनेश साइमन थे इन्होंने मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था। ये प्रश्न नंबर 16 के बिल्कुल राइट आंसर इसका है। चौथा बिनेश साइमन थे, इन्होंने मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर, 17 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? तत्परता का नियम, तनाव का नियम, या प्रभाव का नियम, या अभ्यास का नियम? तो प्रश्न नंबर 17 का बिल्कुल दूसरा सही है कि तनाव का नियम है, या सीखने का नियम नहीं है। और तत्परता का नियम और ये प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम ये बिल्कुल निरंतर ही सीखने का नियम है, लेकिन तनाव का नियम ये नहीं है। तो इसे याद कर लें, सीखने का नियम नहीं है तो तनाव का नियम है। प्रश्न नंबर 18 की ओर हम चलते हैं। अब प्रश्न नंबर 18 कि डार्ट संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया था। तो किस पे प्रयोग किया था इन्होंने? तो प्रश्न नंबर 18 का बिल्कुल पहला सही है। पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। और ये तीसरा बंदर पे किसने किया था? ये कोहलर थे, इन्होंने चिंपांजी बंदर पे प्रयोग किया था। तो इसको भी याद रखें। अब चलते हैं 18 डाग थे जो उन्होंने चूहे पर प्रयोग किया था। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 19 की ओर। सूज द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? सूज के द्वारा सीखने का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था? ठान डायक ने दिया था, पावलोव ने दिया था, या कोलन ने दिया था, या वुडवर्थ ने दिया था? तो प्रश्न नंबर 19 का बिल्कुल राइट आंसर जो सूज का सिद्धांत दिया था ये कोहलर ने दिया था। बिल्कुल राइट आंसर है। जो कोहलर थे इन्होंने सूज के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, ये याद रखें। अब प्रश्न नंबर 20 कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है तो क्या कहलाई जाती है? याद रखें आप सभी लोग। संवेदना, प्रेरणा, सीखना, या प्रत्यक्षीकरण? तो प्रश्न नंबर 20 का यानी दूसरा सही है। कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया होती है वो हमारी प्रेरणा कहलाई जाती है। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा, जिससे आप सभी को टेट सी टेट में अच्छे नंबर से आप क्रॉस करें और एक अच्छे टीचर बने, जिससे देश में आप लोग उन्नत कर सकें। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, राधे राधे।